के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम स्टैब्लिश करती है। दैट मीन्स कि यूनियन और स्टेट्स में सेपरेट गवर्नमेंट्स होंगी और इनके बीच में पावर्स का डिवीजन भी होगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करने में हमेशा से ही ऑब्स्टेकल्स फेस करती आई है। इस स्ट्रक्चर के चलते जब जब लॉ फ्रेमिंग की बात उठती है तब तब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक डेडलॉक देखने को मिलता है। ऐसा ही सेम कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के बीच जब 15 मार्च 2021 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में एक बार फिर ज्यूरिसडिक्शनल पावर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में हॉस्टिलिटीज रिवाइव हो गई हैं। ऑपोजिशन लीडर्स, लीगल एक्सपर्ट्स और मीडिया जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट को मॉकरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या और ऐसा क्या है इस एक्ट में जिसने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी जीएनसीटीडी एक्ट 1991 लाया गया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 AA इंसर्ट करके यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के द्वारा जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को अमेंड किया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट में 5 सेक्शन हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 इतना हॉटली डिबेटेड टॉपिक क्यों बन गया है। लेट्स सी व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन। अमेंडमेंट इन सेक्शन 21। जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के सेक्शन 21 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद अब लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए कोई भी लॉ में गवर्नमेंट का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। इसका मतलब अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि सेंट्रल द्वारा नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की गवर्नमेंट माना जाएगा। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल बैलेंस की बात करता है, जहां स्टेट गवर्नमेंट को एक डिग्री तक इंडिपेंडेंस दी गई है। फेडरल बैलेंस कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को उसके डोमेन में आने वाले मैटर्स में फ्रीडम दी जाए और स्टेट के लिए रिजर्व मैटर्स में सेंटर इंटरफेयर ना करे। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 21 में अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल बैलेंस की डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 33। जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के सेक्शन 33 में 2 अमेंडमेंट किए गए। फर्स्टली ये ऐड किया गया कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बिजनेस प्रोसीजर और कंडक्ट रूल्स हाउस ऑफ पीपल के बिजनेस प्रोसीजर और कंडक्ट रूल्स से कंसिस्टेंट होने चाहिए। बट अगर हम देखें तो ऐसा कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ही नहीं है जो ये कहता हो कि डिफरेंट स्टेट्स के कंडक्ट रूल्स यूनिफॉर्म होने चाहिए। और तो और पार्लियामेंट के हाउसेज होने के बावजूद भी राज्यसभा और लोकसभा के कंडक्ट रूल्स सेम नहीं हैं। सेकेंडली सेक्शन 33 में एक और अमेंडमेंट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कोई रूल नहीं बना पाएगी जो उसे या उसकी कमिटीज़ को ये अलाउ करे कि वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के मैटर को कंसीडर करे या उस रिलेशन में कोई इंक्वायरी कंडक्ट कर सके। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का ज्यूरिसडिक्शन बहुत डिटेल में समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 239 AA के क्लॉज 3A एंड क्लॉज 4 को साथ पढ़ने से ये पता पड़ता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर सेम है। अकॉर्डिंगली दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव पावर कॉन्करेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है, स्टेट लिस्ट के 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के सेक्शन 33 में एक रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज इंसर्ट किया गया है। ये रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली को दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओवरसाइट कमिटीज बनाने से रोकता है। इस क्लॉज के कारण जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के इफेक्ट में आते ही सारी एग्जिस्टिंग कमिटीज वॉइड हो जाएंगी। इसका मतलब है कि दिल्ली असेंबली फ्यूचर में कमिटीज के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन लॉज को स्क्रूटनाइज नहीं कर पाएंगे। अमेंडमेंट इन सेक्शन 44। जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के सेक्शन 44 में भी अमेंडमेंट किया गया है, जिसके बाद अब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले
लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना कंपलसरी होगा। ऐसे सारे मैटर्स में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद स्पेशल या जनरल ऑर्डर के द्वारा बताएंगे। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को अब कोई भी लेजिस्लेशन या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन के साथ साथ उनकी सहमति लेना भी कंपलसरी हो जाएगा। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्टेटस यूनिक है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटस गवर्नर ऑफ स्टेट जैसा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर है लिमिटेड सेंस में। इसका मतलब है कि दिल्ली असेंबली फ्यूचर में कमिटीज के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन लॉज को स्क्रूटनाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस एक्ट के एनालिसिस को देखें तो लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक्ट क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 जुलाई 2018 को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में दिए वर्डिक्ट के अगेंस्ट है। तो आइए देखते हैं इस वर्डिक्ट में ऐसा क्या बोला गया था। 2015 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा इशूड नोटिफिकेशन में ये बोला गया कि सर्विस का सेक्टर अब से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जुरिस्डिक्शन में आएगा। इसके बाद से ही दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेफ्टिनेंट गवर्नर रेगुलरली ब्लॉक करने लगे। फाइनली ये मैटर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के फॉर्म में दिल्ली हाई कोर्ट में गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एनसीटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड सारे मैटर्स में कंप्लीट कंट्रोल है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन से नाखुश दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 में दिए डिसीजन में कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे मैटर्स में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस फॉलो करने पड़ेगी एक्सेप्ट इन 3 रिस्ट्रिक्टेड मैटर्स। जब इन ऑब्जर्वेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट की जुलाई 2018 की रूलिंग के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जिसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स को लेकर जो एम्बिग्विटीज थी उन्हें क्लियर किया गया है। ऑल्सो उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट एक टेक्निकल एक्ट है, ना कि एक पॉलिटिकल एक्ट है। ये एक्ट दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को एक अच्छी एफिशिएंसी देगा और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप इंश्योर करेगा। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये एक्ट पावर ग्रैब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मूव है। आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के सभी मैटर्स और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए मैटर्स पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट द मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, एज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018 रूलिंग। दिल्ली गवर्नमेंट ये भी कहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की कोई भी पावर नहीं है। उनका ये कहना है कि डिस्प्यूट का कोई भी मैटर प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट प्रेसिडेंट को भेजे जाएं। ऐसे निर्णय के विरुद्ध में हम वॉकआउट करते हैं। धन्यवाद। Hey guys, this is all about the GNCTD Amendment Act 2021. Now, what is your take on this act? Please do let us know in the comment section below. And if you find this video informative, do like this video and share with your near and dear ones. Also, subscribe to our channel for more such legal updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.